हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की। बच्चों, सॉलिड्स जो होते हैं, जब इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को स्टडी किया गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसको बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इट इज मेजर ऑफ करंट कंडक्टेंस। कोई भी सब्सटेंस कितना करंट कंडक्ट कर सकता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जब हमने सॉलिड्स के थ्रू करंट पास करवाया तो इन सॉलिड्स ने अलग अलग वैल्यूज शो की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, और इन अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यूज के बेसिस पे हमने सॉलिड्स को क्लासिफाई कर दिया इन तीन कैटेगरीज में। क्या क्या है कैटेगरीज? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। These are the three categories in which solids are divided on the basis of value of their electrical conductivity. तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू इन द केस ऑफ कंडक्टर ये हमें मिलती है 10 रेज़ टू द पावर 4 से लेके 10 रेज़ टू द पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द केस ऑफ अ कंडक्टर। ऐसे ही जब सेमीकंडक्टर के अंदर हमने करंट पास करवाया तो वहां इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जो वैल्यू थी वो वैल्यू आती है 10 रेज़ टू द पावर 4 से 10 रेज़ टू द पावर -6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द केस ऑफ अ सेमीकंडक्टर। फिर आती है इंसुलेटर की बारी। इंसुलेटर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है इसकी वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम 10 रेज़ टू द पावर -10 टू 10 रेज़ टू द पावर -20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये तीन वैल्यूज हमें एक्सपेरिमेंटली पता चलती हैं, और इन्हीं एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज के बेसिस पे हमने सॉलिड्स को इन तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। तो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज शोन बाय कंडक्टर्स। तो इस वजह से ये अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। दीज आर द सॉलिड्स व्हिच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पुअर वैल्यूज हमें इंसुलेटर्स की देखने को मिलती हैं। इनकी सबसे कम वैल्यू है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। इसका ये मतलब हुआ दीज आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब हमें इनका रीजन जो है वो स्टडी करना है कि ये वैल्यूज जो हैं वो इस तरीके से क्यों आती हैं कंडक्टर के केस में, सेमीकंडक्टर के केस में और इंसुलेटर के केस में। तो अब हम रीजन जो है वो पढ़ेंगे इसका, ये वेरिएशन क्यों देखने को मिला सॉलिड्स के अंदर। इसका जो रीजन है वो हमारे 11th क्लास के एक कंसेप्ट से रिलेटेड है। पहले मैं आपको वो कंसेप्ट जो है वो एक बार रिवाइज करवा देता हूं, उसके बाद में मैं ये रीजन आपको समझा दूंगा। हम बात करते हैं लिथियम मेटल की। तो मान लो लिथियम के दो एटम्स जो हैं, लिथियम का अगर मैं मेटल शो करूंगा तो मुझे लिथियम के एटम्स को इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। तो लिथियम के एटम्स जो उसका मेटेलिक फॉर्म होगा उसमें इस तरीके से अरेंज होंगे। तो ये बन गया लिथियम मेटल का क्रिस्टल। मैं सिर्फ इन दो एटम्स की बात कर रहा हूं कि जब ये दो एटम्स पास आते हैं और मेटल मेटल बॉन्ड बनाते हैं तो किस तरीके से हम इसको, जो MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी हमने 11th क्लास में, तो वहां हम इस कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास लिथियम के दो एटम हैं और उसको मैंने लिख दिया Li2। बच्चों, जब ये दो एटम्स पास आते हैं तो आपने लिखा था लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 1s2 2s1। तो अब आपको इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। कैसे बनाते थे हम 11th क्लास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम? पहले तो हम बनाएंगे ये वाला ऑर्बिटल,
ऐसे ही एक और लिथियम का एटम लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें Li2 बनाना है, तो लिथियम के दो एटम्स जो है उनको जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो गया Li, इसको हमने A एटम मान लिया और इसको हमने B एटम मान लिया। तो इधर वाले जो ऑर्बिटल्स बना रहा हूं ये लिथियम एटम A के हैं, और इधर वाले जो ऑर्बिटल्स बना रहा हूं ये लिथियम एटम B के हैं। अब देखो लिथियम का इधर भी एटॉमिक नंबर 3 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s में। आपने 11th क्लास में पढ़ा था, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। इनका नाम क्या होगा? ये होगा सिग्मा 1s और ये होगा सिग्मा स्टार 1s। इसको बॉन्डिंग बोलते हैं, इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इसमें है, टोटल हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे। इसके बाद हम बनाते हैं ऊपर वाला ऑर्बिटल, दिस इज 2s। ऐसे ही ये वाला जो है इसको भी हम 2s लिखते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों ऑर्बिटल्स जब मिक्स होंगे तो ये बनाएंगे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इनका नाम होगा सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। क्लियर बच्चों यहां तक? इसके बाद में देखो एक इलेक्ट्रॉन ये था, एक इलेक्ट्रॉन ये था, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे? इसमें चले जाएंगे। तो ये हो गया हमारा बॉन्डिंग और ये है हमारा एंटी बॉन्डिंग। अब बच्चों मैं आपको इस टॉपिक के अंदर दो नाम यूज करूंगा। एक नाम होगा वैलेंस बैंड, ये नाम यूज किया जाएगा इस टॉपिक के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं आज। वैलेंस बैंड वो बैंड या वो ऑर्बिटल या फिर वो एनर्जी लेवल होता है जिसमें हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होते हैं। दूसरा नाम आएगा कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड वो एनर्जी लेवल होता है जो वैलेंस बैंड से जस्ट नेक्स्ट होता है लेवल में, और जो खाली होता है या फिर पार्शियली फिल्ड होता है, वहां पर जगह होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन के आने की। तो मान लो जैसे ये डायग्राम है, इसमें ये बिल्कुल खाली पड़ा है। अब कोई ऐसा केस आ जाता है तुम्हारे पास कि उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर हो तो भी आप इसको कंडक्शन बैंड ही बोलोगे। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के आने की जगह है। तो वैलेंस बैंड वो रहेगा जो कंप्लीटली फिल्ड है और बाहर की तरफ है। कंडक्शन बैंड वो रहेगा या तो वो बिल्कुल खाली है या फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। तो ये दो नाम समझाने के लिए ये 11th क्लास का कंसेप्ट जो है वो आप यूज करेंगे। तो अब आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जब मैं वैलेंस बैंड बोल रहा हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, और जब मैं कंडक्शन बैंड बोल रहा हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। वैलेंस बैंड वो एनर्जी लेवल है जो कंप्लीटली फिल्ड है हमारे सॉलिड के अंदर। कंडक्शन बैंड वो एनर्जी लेवल है जो या तो बिल्कुल खाली है या फिर वो पार्शियली फिल्ड है हमारे सॉलिड के अंदर। अब बच्चों देखो, जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है? वैलेंस बैंड, इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, वैलेंस बैंड, और कंडक्शन बैंड इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, दिस इज कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड ये हो गया, कंडक्शन बैंड ये हो गया। ये दोनों बैंड ओवरलैप करते हैं कंडक्टर्स के केस में। इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस बैंड में प्रेजेंट थे, इनका ट्रांसफर कंडक्शन बैंड में इजीली हो जाता है, क्योंकि इनके बीच में सेपरेशन जो है वो बहुत कम है या फिर ना के बराबर है। तो इस वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में बड़े इजीली चले जाएंगे जब तुम इनके थ्रू करंट पास करवाओगे या इनके थ्रू जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करवाओगे। करंट क्या होता है बच्चों? करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाएंगे तो जो पहले से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वैलेंस बैंड में वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, और इसी ट्रांसफर की वजह से जो है वो ये सॉलिड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट
वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजी है इन सॉलिड्स के केस में, क्योंकि इसके वैलेंस और कंडक्टेंस बैंड के बीच में गैप जो है वो नहीं होता, वो ओवरलैप करते हैं। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैपिंग, दैट इज व्हाई these conductors they show electrical conductance at all conditions। ये सभी टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शो करते हैं। आप इसका रीजन भी बता सकते हैं एमओटी डायग्राम से ही। बच्चों आपने 11th क्लास में ये पढ़ा था, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स होते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, और ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट्स होते हैं 16, 17, 18, मतलब पीरियोडिक टेबल का जो राइट हैंड साइड है, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो आपने 11th क्लास में ये पॉइंट पढ़ा था, जो एटम्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, अगर ये एटम्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इनके बीच में ये जो गैप होता है, ये गैप ज्यादा होता है अगर एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2, क्लोरीन का मॉलिक्यूल Cl2, ये जो दो मॉलिक्यूल्स है, इनको बनाने वाले एटम्स जो है वो राइट साइड में लाई करते हैं। ऑक्सीजन सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसके बराबर होती है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा मॉलिक्यूल बनाने के लिए जो यूज किया गया, उतना ही ज्यादा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप बढ़ेगा। जितनी इन मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए जो एटम्स यूज हुए वो हमारे लेफ्ट साइड में होंगे, उतनी ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होते हैं उनका ये गैप जो है वो कम रहता है। तो इस वजह से कंडक्टर्स के केस में, क्योंकि कंडक्टर ज्यादातर क्या होते हैं, मेटल्स देखने को मिलते हैं हमारी डेली लाइफ में। हम जो कंडक्टर यूज कर रहे हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ये सब क्या है, मेटल्स हैं। तो ये मेटल इसी वजह से गुड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इनके वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में जो है वो गैप नहीं होता, दे आर ओवरलैपिंग। ड्यू टू दिस लेस डिफरेंस, लेस एनर्जी डिफरेंस इनके बैंड्स के बीच में रिस्पॉन्सिबल है इस गुड कंडक्टिविटी के लिए। अब हम आ जाते हैं सेमीकंडक्टर पे। सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, एग्जाम्पल ले लिया, सिलिकॉन जो है वो हमारा सेमीकंडक्टर है जो हम यूज करते हैं। तो सिलिकॉन क्या हो जाता है, ये आता है तुम्हारे ग्रुप नंबर 14 में। ग्रुप नंबर 14 कहां लाई करता है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप इधर हो गए लेफ्ट साइड में, ग्रुप नंबर 16, 17, 18 हो गए तुम्हारे राइट साइड में, और ग्रुप नंबर 14 लाई करता है इनके बीच में। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंटरमीडिएट है इन दोनों के। तो इस वजह से क्या होता है, इसके अंदर जो वैलेंस बैंड बनेगा, दिस इज द वैलेंस बैंड, और जो कंडक्शन बैंड बनेगा, इसके बीच में स्पेस अब ज्यादा हो गया, कंडक्टर से ज्यादा स्पेस हो गया। इसके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वैलेंस बैंड में, जब तुम करंट पास कराओगे तो इसके इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां जाना होगा, इसको यहां से यहां जंप करना होगा। ये जंप करना पॉसिबल होता है एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे ये जंप करना इजी हो जाता है, लेकिन लो टेम्परेचर के ऊपर ये जंप करना जो है वो टिपिकल हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है हाई टेम्परेचर पे। तो इलेक्ट्रॉन इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकता है एट हाई टेम्परेचर। लेकिन जब टेम्परेचर लो रहता है तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाती है, और उस केस में इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां जाना जो है वो टिपिकल हो जाता है। तो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की तरह जब यहां पर यूज किया जाता है, अगर हमें कंडक्टिविटी बढ़ानी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ाना है, तो हमें टेम्परेचर को हाई रखना पड़ेगा। और जब हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को लो कर देते हैं, हमें ज्यादा कंडक्टिविटी नहीं चाहिए, तो उस टाइम पर हमें टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा। आपको एक छोटा सा डेली लाइफ से रिलेटेड कंसेप्ट बता देता हूं इस केस में।
जो हमारे कंप्यूटर रूम्स होते हैं, जहां पर सर्वर लगे होते हैं, वहां पर हमें टेम्परेचर कम रखना होता है, इसलिए उस कमरे के अंदर एसी जो है वो आपको जरूर मिलेगा, जिसमें सर्वर रखा होगा या कंप्यूटर लैब होगी। क्यों है इसके पीछे कारण क्या है? जब आप कंप्यूटर को काफी टाइम तक यूज करते हैं तो मशीन गर्म हो जाती है, मशीन गर्म होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस मशीन के अंदर जो छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं, जिसको चिप बोलते हैं, प्रोसेसर बोलते हैं, ट्रांजिस्टर बोलते हैं, उन ट्रांजिस्टर्स के अंदर कंडक्शन बढ़ जाएगा। जब कंडक्शन बढ़ेगा तो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में होता है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जब फास्टली मूव करेंगे तो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोरेज में दिक्कत आएगी, वो ढंग से डाटा को रीड नहीं कर पाएगा, प्रोसेस नहीं कर पाएगा। इस वजह से जिस भी कमरे के अंदर कंप्यूटर या फिर सर्वर यूज किया जाता है, रखा जाता है, वहां पर हमें लो टेम्परेचर रखना होता है ताकि कंडक्टिविटी इतनी ज्यादा ना बढ़े कि प्रोसेसर को डाटा प्रोसेस करने में ही टाइम लग जाए। तो ये सब हुआ इस सिलिकॉन की वजह से। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आता है, ये कंडक्टर की कैटेगरी में नहीं आता। और सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है। इस गैप आने की वजह से ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहां पर उतना ज्यादा नहीं रहेगा जितना कंडक्टर के केस में था, तो इनकी कंडक्टिविटी कम होती है नॉर्मल कंडीशंस पर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सेमीकंडक्टर्स के केस में गैप जो है वो ज्यादा होगा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। अब आ जाते हैं हम हमारी तीसरी कैटेगरी पे, दैट इज इंसुलेटर। इंसुलेटर के केस में क्या होता है बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता इसका ये मतलब हुआ कि इसके वैलेंस बैंड में और इसके कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड हमने बना दिया ये वाला, कंडक्शन बैंड हमने बना दिया ये वाला, इतना ज्यादा एनर्जी गैप आ गया इसके वैलेंस बैंड में और इसके कंडक्शन बैंड में कि इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेजना पॉसिबल ही नहीं है, चाहे टेम्परेचर लो रखें चाहे टेम्परेचर हाई रखें। तो ये वो सब्सटेंस हो जाते हैं जिनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ज्यादा गैप होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो पुअर हो जाती है। These are the three types of solid and this is how we are going to define them on the basis of their electrical conductivity. तो इंसुलेटर के एग्जाम्पल में आपको ज्यादातर क्या मिलते हैं, नॉन मेटल्स मिलते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, फास्फोरस, सल्फर, ये सभी जो सब्सटेंस होते हैं दे आर एक्टिंग एज इंसुलेटर। सबसे अच्छा इंसुलेटर जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, एक पॉलीमर होता है जिसको हम बोलते हैं बेकेलाइट। ये इंसुलेटर की तरह यूज किया जाता है, जो फायर प्रूफ भी होता है और इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर भी होता है। अब बच्चों ये लास्ट कंसेप्ट पढ़ लेते हैं हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से रिलेटेड। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे। तो जैसा कि अभी हमने सॉलिड्स को डिवाइड किया था कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की कैटेगरी में, यहां पर हम देखते हैं, पहले देखते हैं मेटल्स के ऊपर इफेक्ट क्या होगा टेम्परेचर को चेंज करने का। तो आपने डेली लाइफ में ये कभी एक्सपीरियंस भी किया होगा और आपने सुना भी होगा, कई बार शॉर्ट सर्किट की दिक्कत आती है और ये दिक्कत ज्यादातर आती है गर्मियों में। तो गर्मियों में शॉर्ट सर्किट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों है? गर्मी का मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज होना। तो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मेटल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं जिससे ये मेटल बना होता है, इनकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाती है। ये एटम्स जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। इन एटम्स के चारों तरफ क्या होते हैं, इनके पास इनके जो इलेक्ट्रॉन्स, जो इनके साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फ्लो ऑफ करंट थ्रू दिस वायर। जब ये एटम वाइब्रेट करेगा तो इसके वाइब्रेशन से इसके इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में जो है वो प्रॉब्लम आएगी। इसको जो है वो एक तरीके से एक प्रॉब्लम, एक ऑपोजिंग फोर्स लगेगा जो इसके मूवमेंट को स्लो कर देगा। ये वाइब्रेशन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्लो हो जाता है।
इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्लो होगा तो इससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो दूसरा एटम होगा सामने वाला उसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करेगा इस मूवमेंट की वजह से, और इसी कोलिजन से पैदा होता है फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन क्या करता है, इस मेटल के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तार के बाहर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था और उसकी वजह से तार के अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, क्योंकि बाहर के टेम्परेचर ने इसके एटम्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया, तो इनका वाइब्रेशन बढ़ गया। इनके वाइब्रेशन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो है वो स्लो हो गया, और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्लो होने से जो है वो इस वायर के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया ड्यू टू फ्रिक्शन। यही इंक्रीज इन टेम्परेचर इस वायर का क्या कर देता है, इसको मेल्ट कर देता है, इतना टेम्परेचर बढ़ा देता है कि ये अपने मेल्टिंग पॉइंट तक चला जाता है। और मेल्टिंग पॉइंट तक जाने के बाद हमने देखा है बिजली के तार में जो है वो कई सारे छोटे छोटे वायर्स होते हैं, जिससे वो बिजली का जो तार है, केबल जो है वो बनती है। तो ये वायर्स आपस में मेल्ट होके क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। तो अगर तुम्हारा फेज का तार अगर न्यूट्रल के तार से, ये सपोज फेज का तार है, नहीं न्यूट्रल का तार है, फेज का तार मेल्ट होके अगर न्यूट्रल के तार के साथ फ्यूज हो गया तो उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो कंडक्टर्स के केस में क्या हो जाता है, कंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर इंक्रीज होने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, और इसी वजह से टेम्परेचर इनका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट अटेन कर लेते हैं ये। तो एज टेम्परेचर इंक्रीज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज एंड रेजिस्टेंस इंक्रीज। तो ये दो इफेक्ट पड़ते हैं टेम्परेचर के कंडक्टर के ऊपर। अब हम आते हैं सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो अभी हमने देखा था यहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये जिस सब्सटेंस से बने हुए हैं, सिलिकॉन से बने हुए हैं, सिलिकॉन अपने बगल वाले एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के रखता है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इनके एटम्स का जो ये बॉन्ड है ये धीरे धीरे वीक होने लग जाएगा। ये बॉन्ड वीक होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो है वो बढ़ जाएगा। इस वजह से सिलिकॉन के केस में जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ गई और रेजिस्टेंस कम हो गया। दूसरा रीजन आप जो डायग्राम अभी बनाया था उससे भी दे सकते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, यहां पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जंप करना शुरू कर देते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। लेकिन इस केस में क्या आता है, टेम्परेचर का नो इफेक्ट, टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला टेम्परेचर को चेंज करने का इंसुलेटर के अंदर। तो this was all about electrical conductivity of solids.